आज हम लोग जो स्टडी करने चल रहे हैं वो है परमाणु का स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता क्या है, इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो परमाणु का स्पेक्ट्रम होता है वो दो प्रकार का होता है। परमाणु का एक स्पेक्ट्रम होता है जिसे हम बोलते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम कहा जाता है, और परमाणु का स्पेक्ट्रम जो दूसरा होता है उसको हम बोलते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम। अंग्रेजी में उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम का मतलब होता है लाइट के कलर्स का दिखाई देना। जैसे प्रिज्म में आप देखते हैं, आपने अगर प्रिज्म का प्रैक्टिकल किया है, उसका एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, तो प्रिज्म में एक साइड से जब हम व्हाइट लाइट डालते हैं तो उसके दूसरी तरफ से डिस्पर्सन में आपने पढ़ा है, उसके दूसरी तरफ से जो लाइट निकलती है, एक तरफ से कौन सी लाइट डालेंगे? व्हाइट लाइट। तो दूसरी तरफ से उसकी जो दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उससे जो लाइट बाहर निकलती है, उस लाइट वो व्हाइट लाइट कलर्स में डिवाइड हो जाती है। और उसमें हमने जो कलर देखे थे, सबसे ऊपर उसमें हमको कौन सा कलर मिलता है? रेड कलर। और सबसे नीचे कौन सा मिलता है? वॉयलेट। वॉयलेट के बाद इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो वॉयलेट से लेकर के रेड तक के सारे कलर्स हमको वहां पर मिलते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं कि ये व्हाइट लाइट का क्या है? स्पेक्ट्रम। देखो ये चीजें आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, स्पेक्ट्रम किसको बोलते हैं, ठीक है? तो मैं फिर से आपको याद दिला दूं, प्रिज्म में व्हाइट लाइट डालने से दूसरे अपवर्तक पृष्ठ से जो लाइट निकलती है वो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। वॉयलेट से सबसे नीचे रहेगा, उसके बाद इंडिगो, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, और सबसे ऊपर कौन रहेगा? रेड। अगर हम इसको ऐसे के बजाय ऐसा कर दें तो यहां वॉयलेट आ जाएगा, उसके बगल में इंडिगो, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इस तरीके से अपनी अपनी जगह पर ये सारे कलर हमको दिखेंगे। लेकिन ये स्पेक्ट्रम किसका बनाया हुआ है? प्रिज्म के द्वारा। सॉरी, व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम है, प्रिज्म ने बनाया हुआ है। हम जानते हैं कि इस स्पेक्ट्रम को और भी ज्यादा अच्छे से प्राप्त करने के लिए एक डिवाइस बनाई गई जिसका नाम है स्पेक्ट्रोमीटर। समझ रहे हैं? ये तो हमने किससे बना दिया? नॉर्मली एक प्रिज्म लिया, उस पर व्हाइट लाइट डाला, ये कलर दिख गए, तो हमने बोला कि ये व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम मिल गया हमको। स्पेक्ट्रम मीन्स डिफरेंट कलर्स का हमको दिखना। लेकिन प्रिज्म से भी ज्यादा सुंदर स्पेक्ट्रम अगर आपको देखना है तो उसके लिए एक डिवाइस ही बनी हुई है जिसका नाम है स्पेक्ट्रोमीटर। अगर आपको व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम और ब्यूटीफुली देखना है तो आप क्या करिए, व्हाइट लाइट को स्पेक्ट्रोमीटर डिवाइस है आपकी, उसमें डालना पड़ेगा आपको। जब व्हाइट लाइट आप डालेंगे तो उसमें ऐसा स्क्रीन रहता है उस पर, और उस स्क्रीन पे पूरा आपको दिखता है। जैसे टेलीविजन की स्क्रीन होती है, उसकी ऐसी स्क्रीन होती है, इस टाइप की बनी उसकी स्क्रीन रहती है, और उस स्क्रीन पर आपको फिर सारे कलर फिर दिखाई देते हैं उस पर। तो अगर प्रिज्म से तो हम स्पेक्ट्रम देख सकते हैं, लेकिन प्रिज्म से बना हुआ स्पेक्ट्रम उतना ज़्यादा बहुत अच्छा नहीं बन पाता है। तो अगर व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम और ज़्यादा अच्छी तरह से आप देखना चाहते हैं, उसको और ज़्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं कि कौन सा कलर किस जगह पर है और उसकी कितनी वेवलेंथ है, उसके लिए हमने एक डिवाइस बनाई हुई है और इस डिवाइस का नाम रखा गया है स्पेक्ट्रोमीटर। तो जब भी कभी हमें व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम देखना होता है तो अब हम प्रिज्म लेके नहीं आते हैं, हम स्पेक्ट्रोमीटर लेके आते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर डिवाइस लाए, उसमें एक जगह बनी हुई है, वहां से लाइट एंटर करेगी अंदर। उस जगह पर आप व्हाइट लाइट डालिए, वहां से लाइट एंटर करेगी, अंदर में जो कुछ उसका होगा वो होने के बाद उसमें जो एक स्क्रीन बनी है, जैसे थर्मामीटर में एलसीडी स्क्रीन बनी रहती है, ऐसे वो बड़े साइज की स्क्रीन होती है, तो उसमें एक स्क्रीन बनी होती है और वहां पर सारे कलर आपको दिखते हैं। अगर ये ऐसे है तो एक जगह पर यहाँ एक साइड में अगर आपको वॉयलेट कलर दिख रहा है, दूसरी साइड आपको कौन सा कलर दिखेगा? रेड, और बीच में सारे कलर आपको दिखेंगे। और ये पैटर्न उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत होगा जो कि प्रिज्म ने बनाया था, क्योंकि स्पेशली इस डिवाइस को बनाया ही उसी लिए गया है। तो इसका जो पैटर्न बनेगा कलर्स दिखाने का,
ये प्रिज्म की तुलना में बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोमीटर। तो स्पेक्ट्रोमीटर का मतलब अब आपको समझ में आ गया है। ठीक, हम किसी भी एटम का स्पेक्ट्रम कैसे प्राप्त करेंगे? तो जैसे कि मैंने बोला, स्पेक्ट्रम हम दो तरीके का प्राप्त कर सकते हैं। ये तो स्पेक्ट्रोमीटर तो डिवाइस हो गई, किसी का भी स्पेक्ट्रम देखना है, लाइट इसी में डालेंगे हम, बस उसकी स्क्रीन है वहां पर देख लेंगे जाके, प्रिज्म नहीं लगाएंगे हम कहीं पर भी। क्लियर हो गया? ओके। अब जैसा कि मैंने बोला, जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा, परमाणु का स्पेक्ट्रम, किसी भी एटम का स्पेक्ट्रम दो तरह का होता है। एक उसको बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, और दूसरा स्पेक्ट्रम होता है जिसको हम कहते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और पहला वाला होता है एमिशन स्पेक्ट्रम, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। करते कैसे हैं इसको, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, नहीं तो आपसे मिस हो जाएगा फिर ये सारा कुछ। इसके लिए क्या है ना, हमारे पास एक ग्लास ट्यूब होती है जिसको हम डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। लैब में डिस्चार्ज ट्यूब होती है, विसर्जन नलिका उसको हिंदी में कहा जाता है। कुछ बात समझ में? जैसे ट्यूब लाइट, आपके पहले ट्यूब लाइट आती थी, उसमें अंदर गैस भरी रहती थी, दोनों तरफ ऐसे फिलामेंट्स लगे रहते थे, इनमें हम करंट फ्लो करवाते थे। तो जब वो करंट गैस में से पास होती थी तो वो गैस के अणु जो होते थे अभी नॉर्मल स्टेट पर हैं, आप उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करा देंगे तो उसके एटम्स को एनर्जी मिल जाती है, और एनर्जी जैसे ही मिलती है तो उसके एटम्स एनर्जी लेकर एक्साइट होते हैं। उन एटम्स के भीतर इलेक्ट्रॉन्स ऑसिलेट करना शुरू कर देते हैं, और इलेक्ट्रॉनों के दोलन से लाइट बाहर निकलना शुरू हो जाती है। कुछ बात हमारी समझ में आई? लाइट का सोर्स आप पढ़ चुके हैं ना, लाइट का सोर्स क्या होता है? चार्ज पार्टिकल का ऐसा दोलन करना, ये लाइट का सोर्स है। तो हमारे पास लेबोरेटरी में, ऐसे नॉर्मल लेबोरेटरी में ये सब नहीं मिलेगा आपको, ये सब जहाँ पर इस तरीके के एक्सपेरिमेंट होते हैं वहाँ पर ये चीज़ें मिलेंगी आपको। ये नॉर्मल आप लोगों के लैब में मिल जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब होती है ग्लास की बनी हुई, बस आप ट्यूब लाइट को इमेजिन करिए, ट्यूब लाइट जैसी वो बनी होती है डिस्चार्ज ट्यूब। उस डिस्चार्ज ट्यूब में हम इधर एक प्लेट, एक इधर प्लेट लगी रहती है, हम उसमें करंट फ्लो करवा सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, जिसका भी हमको स्पेक्ट्रम लेना होता है, आपको हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है, ऑक्सीजन का स्पेक्ट्रम लेना है, आपको नाइट्रोजन का स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है, आपको सोडियम का स्पेक्ट्रम लेना है, आपको क्लोरीन का स्पेक्ट्रम लेना है, जिसका भी स्पेक्ट्रम आपको लेना है। अगर ऑलरेडी वो गैसियस फॉर्म में है तब तो सीधे डिस्चार्ज ट्यूब में हम उस गैस को भर देते हैं, बंद कर दिया उसका कैप हमने। लेकिन अगर कोई ऐसा है जो ऑलरेडी गैसियस फॉर्म में नहीं है, जैसे सोडियम हो गया, क्लोरीन, तो इनको सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा इन्हें आपको। कहने का मतलब यूँ कि डिस्चार्ज ट्यूब के भीतर जो भी कुछ डालेंगे वो क्या होगा, गैस डाली जाएगी। तो अगर हाइड्रोजन गैस का स्पेक्ट्रम आपको लेना है तो ऑलरेडी गैसियस फॉर्म में है, तो आप ऐसे ही भर दो उसको। अगर आपको नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, गैसियस फॉर्म में कोई भी आपके पास अगर एलिमेंट है, कोई मटेरियल है, उसका स्पेक्ट्रम अगर आपको लेना है तो वो तो डायरेक्ट वैसे ही भर सकते हो। लेकिन अगर आपको सोडियम का स्पेक्ट्रम लेना है, आपको क्लोरीन का स्पेक्ट्रम लेना है, इस प्रकार के किसी मटेरियल का स्पेक्ट्रम लेना है जिसका स्टेट गैसियस स्टेट में नहीं होता है, वो हमको सॉलिड स्टेट या लिक्विड स्टेट में मिलता है, तो पहले हम उसकी क्या बना लेते हैं, उसका गैस बना लेते हैं, उसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं उसकी वेपर बना लेते हैं, उसकी भाप बना लेते हैं, पहले ये कर लेते हैं। उसके बाद हम उसको डिस्चार्ज ट्यूब में डाल दिया हमने। अब जब हमने डिस्चार्ज ट्यूब में डाल दिया उसको, अब उसमें जो दोनों तरफ फिलामेंट लगे हैं, जो दोनों तरफ इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं उस पर, उनमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवा देते हैं बाहर से। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो उस गैस में से क्या होने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन दौड़ना शुरू करेंगे एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ। जब इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे तो वो, क्योंकि गैस भरी है बीच में, तो गैस के परमाणुओं से वो क्या होंगे, टकराएंगे। किसी भी परमाणु से टकरा जाएंगे, जिस परमाणु से ये इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से दौड़ना शुरू किया इलेक्ट्रोड से, और ये जिस एटम से टकरा जाएगा पूरी की पूरी अपनी एनर्जी इसको दे देगा। अब एनर्जी इसको दे देगा तो हम बोलते हैं कि एटम क्या हो गया, एक्साइट हो गया। इसको बोलते हैं उत्तेजित हो गया है परमाणु। परमाणु उत्तेजित हो गया, उसको एनर्जी मिल गई है।
अगर उसको एनर्जी मिल गई है तो उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं। वो वाइब्रेट करते हैं तो उसके अंदर से क्या निकलने लगती है, लाइट निकलती है। तो डिस्चार्ज ट्यूब में मटेरियल को गैस फॉर्म में भरा, उसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी, या जिसे हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं वैद्युत विसर्जन करा दिया हमने, उसका इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करा दिया गैस का हमने। ध्यान रहेगा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करवाना, वैद्युत विसर्जन करवाना, इसका क्या मतलब है कि आप उसमें गैस को भर के दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में करंट को पास करवा दीजिए, यह इसका मतलब है। ऐसा करने से गैस के परमाणु एक्साइट हो जाते हैं और उनके अंदर से लाइट निकलना शुरू हो जाती है, अर्थात वे चमकना शुरू कर देते हैं। यहां तक सबको क्लियर हुआ। अब परमाणुओं के अंदर से लाइट निकल रही है, हम देखना चाहते हैं कि लाइट किस कलर की है, क्योंकि हमारी आंखें हर कलर को, अगर कोई कलर हमको ज़्यादा अच्छे से नहीं दिख रहा है, हर कलर को हमारी आंखें समझ जाएं ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो उस डिस्चार्ज ट्यूब के भीतर जो एटम्स हैं वो चमक रहे हैं, हमने क्योंकि डिस्चार्ज करा दिया इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, और उनके अंदर से एक लाइट निकल के आ रही है। हम ये जानना चाहते हैं कि जो भी गैस हमने भरी हुई है, जो भी मटेरियल हमने इसके भीतर भरा हुआ है, उससे ये जो लाइट निकल रही है ना, इस लाइट का कलर क्या है, हम ये समझना चाहते हैं। हम ये भी जानना चाहते हैं कि जो लाइट निकल रही है इसकी, क्योंकि इसका वेवलेंथ कितना है, उसकी तरंग दैर्ध्य क्या है, हम ये भी देखना चाहते हैं। और ये सब कुछ दिखाने के लिए ही स्पेक्ट्रोमीटर बना हुआ है। आपको स्पेक्ट्रोमीटर मैंने एक चीज़ नहीं बताई, मुझे बताना चाहिए। स्पेक्ट्रोमीटर जो ऐसी स्क्रीन बनी होती है, एलसीडी टाइप की स्क्रीन उसमें रहती है, तो वो जो भी स्क्रीन होती है, न सिर्फ व्हाइट लाइट डालने से उसमें कलर हमको दिखते हैं अलग अलग, बल्कि जिस तरीके से स्केल आपका होता है, ये स्केल में आप देखते हैं जैसे ये इंच की तरफ का मैंने लिया हुआ है, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे तो नंबर पड़े हुए हैं, और उनके बीच बीच में भी छोटे छोटे पॉइंट्स मिलीमीटर सेंटीमीटर के बने रहते हैं। तो हम समझ जाते हैं कि अगर यहां पर बाई चांस आए तो हम समझ जाते हैं 2.5 इंच डिस्टेंस है। ऐसा ही ये जो हमारा स्पेक्ट्रोमीटर बनाया जाता है ना, इसकी स्क्रीन के एक तरफ, जैसे पटरी के एक साइड में, स्केल के एक साइड में, ऐसे इसकी स्क्रीन के एक साइड में ऊपर या नीचे ऐसा ही एक स्केल भी बना रहता है। स्केल बना रहता है और उस स्केल में सारी वेवलेंथ लिखी हुई है। व्हाइट लाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें वायलेट से लेकर रेड तक के सारे आते हैं, समझ रहे हैं आप। तो इसमें जो विजिबल लाइट हमारी है, विजिबल लाइट मतलब यही व्हाइट लाइट जो कि हमको दिखती है, इससे 7 कलर्स दिखते हैं। इसकी वेवलेंथ का जो रेंज होता है वो 4000 से और 7000 एंगस्ट्रॉम के आसपास का रहता है, कि 4000 से मिनिमम स्टार्ट होगा और 7-7500 मैक्सिमम वेवलेंथ इसकी रेड की जाएगी। तो क्या हम करते हैं कि जैसे पटरी को हमने 1 से लेकर 24 इंच तक बनाया, ऐसे उस स्पेक्ट्रोमीटर में स्क्रीन के एक तरफ ऊपर साइड में या नीचे साइड में ऐसे ही एक स्केल बनाई है हमने। लेकिन उस स्केल में हमने क्या लिखा है, उस स्केल में हमने ये इंच, सेंटीमीटर, मिलीमीटर्स इनके निशान नहीं लगाए हैं। उस स्केल में हमने निशान लगाए हुए हैं वेवलेंथ के, कि अगर कोई लाइट आपको यहां पर मिलती है इस जगह पर, तो हम तुरंत स्क्रीन के ऊपर बने उस स्केल में देखेंगे और हमको पता चल जाएगा कि ये जो लाइट जहां पर आई है वहां पर कितने एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ की लाइट आती है। तो हम जैसे यहाँ पर एक हमको लाइट मिली कलर की, तो हम इसके ऊपर यहाँ देखेंगे और जान जाएंगे कि इस लाइट की वेवलेंथ है 6563 एंगस्ट्रॉम। ये हमने पहले से लिख के रखा है उस पर। कुछ बात हमारी समझ रहे हैं आप? नहीं समझ में आया कि स्पेक्ट्रोमीटर में जो स्क्रीन है हमारी, स्क्रीन के ऊपर साइड या स्क्रीन के नीचे साइड, इतना बढ़िया सिस्टम है उसका कि उसमें हमने ऐसा सारा का सारा स्केल बना के रखा है। उस स्केल में हमने क्या मेंशन किया है, इंचेस, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स, आंसर इज नो। उस पर हमने क्या मेंशन किया हुआ है, उस पर हमने तरंग दैर्ध्य लिखी हुई है, उस पर हमने तरंग दैर्ध्य लिखी हुई है कि स्पेक्ट्रोमीटर में कहीं से भी आने वाले आप लाइट डालिए, कहीं से भी, अगर लाइन यहां पर एक चमक रही है, मैंने देखा कि यहां पर एक लाइट आ रही है, ऐसे चमक रही है,
हम तुरंत उसके ऊपर हमारे पास देखने का साधन है, हम देखेंगे ऊपर साइड जो स्केल लगा हुआ है और उसमें आपको पढ़ के बता देंगे कि ये लाइट जो आ रही है इसकी तरंग दैर्ध्य है 5447 एंगस्ट्रॉम, हम आपको बता सकते हैं। इतना सुविधा उस पे है स्पेक्ट्रोमीटर पे। तो डिस्चार्ज ट्यूब में हमने गैस भरी, एटम्स एक्साइट किए, परमाणु चमकने लगे, लाइट बाहर आ रही है। अब ये जो लाइट बाहर आ रही है, इस लाइट का हम क्या करेंगे, तो इस लाइट को हम स्पेक्ट्रोमीटर में डाल देंगे। अब समझ आ रहा है आपको? इस लाइट को स्पेक्ट्रोमीटर में डालेंगे और जैसे ही स्पेक्ट्रोमीटर में हम लाइट डालेंगे तो उसकी स्क्रीन पर हमें कुछ दिखता है। क्या दिखता है? तो हम देखते क्या है कि उसकी पूरी स्क्रीन ब्लैक कलर की है, क्योंकि आपने व्हाइट लाइट नहीं डाली। जब व्हाइट लाइट डालोगे तो पूरी स्क्रीन में रंगीन चमकेगा, लेकर वायलेट से रेड तक, और बीच में बाकी सारे कलर्स भी रहेंगे। तो व्हाइट लाइट जब डालोगे तो उसका बैकग्राउंड कैसा दिखेगा आपको? स्क्रीन का रंगीन दिखेगा, कलरफुल, बढ़िया। लेकिन आपने व्हाइट लाइट तो डाली नहीं, आपने कौन सी लाइट डाली है? जो गैस उसमें भरी है डिस्चार्ज ट्यूब में, उसको एक्साइट करने से उसके एटम से जो लाइट आ रही है वो लाइट आपने डाली है। और वो व्हाइट लाइट होगी ऐसा तो जरूरी नहीं है, एक डेफिनेट एक फिक्स कलर ही वो एटम अपने अंदर से निकालेंगे। तो उनकी लाइट जब हम डालते हैं तो हम देखते हैं कि पूरे स्पेक्ट्रोमीटर को हमने देखा, पूरा स्पेक्ट्रोमीटर का बैकग्राउंड ब्लैक कलर का है, पर एक जगह उसमें ऐसे लाइन आ रही है। पूरा स्पेक्ट्रोमीटर का स्क्रीन कैसी है? ब्लैक कलर, बैकग्राउंड ब्लैक कलर का है, एक जगह पर ऐसी रंगीन लाइन आ रही है। और हम उसके ऊपर से पढ़ सकते हैं कि यहां पर ये जो लाइन आ रही है कितनी वेवलेंथ है। उसका कलर हम देख सकते हैं कि यहां पर कौन सा कलर रहता है, कलर भी दिखेगा हमको, और ऊपर उसके जो स्केल पैमाना बना हुआ है उसमें हम उसकी क्या पढ़ सकते हैं? उसमें हम उसकी वेवलेंथ पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से हमको क्या पता लग जाएगा? हमको पता लग जाएगा कि जो मटेरियल हमने डिस्चार्ज ट्यूब के भीतर भरा हुआ है, इसके एटम्स को हम जब एक्साइट करते हैं तो उससे लाइट निकलती है, और वो लाइट किस कलर की होती है ये पता लग जाएगा। उस लाइट की वेवलेंथ कितनी है ये पता लग जाएगा। तो हम आपको बता सकते हैं कि ये हमने हाइड्रोजन भरा, उसमें एक जगह पर लाइट आई। अब हमने बताया कि हाइड्रोजन के जो एटम होते हैं उनको एक्साइट करने से जब वो लाइट उत्सर्जित करते हैं, उस लाइट की स्पेक्ट्रोग्राफी आप करोगे तो आपको इस पर्टिकुलर कलर की लाइट मिलेगी और उसका वेवलेंथ इतना होगा। लिख लिया हमने एक अपने पेपर पे। कुछ बात हमारी समझ आ रही है आपको? तो हमने किसका देख लिया? हाइड्रोजन का। हमने हाइड्रोजन हटा दिया उसके अंदर से। अब हमको नाइट्रोजन का देखना है। नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में है, डिस्चार्ज ट्यूब में भरा, फिर से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराया, यानी कि दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में करंट को फ्लो करवा दिया। फ्लो करवाया, उसके एटम एक्साइट हुए, चमकने शुरू कर दिए, लाइट निकली, लाइट को स्पेक्ट्रोमीटर में डाला। जैसे स्पेक्ट्रोमीटर में डाला, अगेन वी सी की पूरा बैकग्राउंड इसका किस कलर का है? ब्लैक कलर का। एक जगह पर यहां पर थोड़ी लाइट चमक रही है, वो लाइट यहां नहीं आई, क्योंकि यहां किसकी आती है? हाइड्रोजन की, तो वो यहां नहीं आई। वो उसके बगल में, आगे पीछे कहीं भी हो सकती है, ये हमें नहीं पता, पर एक जगह पर आई, लेकिन ये वो वाली जगह नहीं है जहां पर किसकी आती थी? हाइड्रोजन की। अब हमने इसको देखा, इसका कलर भी नोट कर लिया हमने, और स्क्रीन पर जो वो स्केल बना हुआ है उससे हमने उसकी वेवलेंथ भी देख ली कि इतनी वेवलेंथ। अब हम इसको समझ गए कि नाइट्रोजन के परमाणुओं से जो लाइट निकलती है उस लाइट का कलर ये होता है और उस लाइट की वेवलेंथ इतनी होती है। अब हमने देखा, यही हमने ऑक्सीजन के साथ कर लिया। हमें सोडियम का पता लगाना है, तो सोडियम तो सॉलिड स्टेट में है। हमने उसका क्या किया? सोडियम का हमको पता लगाना है तो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमने उसका चूरा बनाया, उसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट किया, डिस्चार्ज ट्यूब में डाला, करंट पास करवा दी। जैसे ही ऐसा किया, उसके एटम्स क्या हुए? एक्साइट हुए, एनर्जी मिलने से एटम एक्साइट हुए। एटम एक्साइट होने के बाद उनके अंदर से लाइट निकली। उस लाइट को हम कहाँ ले गए? स्पेक्ट्रोमीटर में फिर डाल दिया हमने। उस पर स्पेक्ट्रोमीटर में डाला, हमने देखा पूरा बैकग्राउंड ब्लैक कलर का है। एक जगह पर यहां पर हमको येलो कलर की लाइट मिली,
लेकिन ये वो वाली जगह नहीं है जहां से हाइड्रोजन वाली मिलती थी और जहां पर नाइट्रोजन वाली मिलती थी। अलग जगह पर येलो कलर की लाइट मिली और उसके ऊपर हमने पढ़ लिया कि इसकी वेवलेंथ कितनी, हमने वो भी नोट कर लिया। ये कर करके जितने भी एटम हमारे पास 92 हैं, सुन रहे हैं हमारी बात, ऐसा कर करके हमने जितने भी एटम्स हमारे पास उस समय बने 92 एटम्स, उन 92 एटम्स की पूरी एक लिस्ट बना डाली। समझ में आ गया? पूरी एक लिस्ट बना ली और उसमें क्या क्या मेंशन कर लिया, उसका कलर लिख लिया और उसकी वेवलेंथ हमने नोट कर ली। किसी की पॉइंट में आई, किसी की कैसे, लेकिन सब कुछ हमने एक पेपर उसका बना के उसका पूरा हमने नोट कर डाला। अब एक दिन कोई आता है एक पाउडर लेकर के और आपको देता है, कहता है इसको जरा पता लगाओ ये क्या चीज है। अब आप क्या करोगे? बड़ा आसान है, पाउडर देख के हम नहीं पता लगा सकते कि इसमें क्या है, लेकिन हम क्या करेंगे, उसका पाउडर का हम गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब देखो कितना अच्छा तरीका है, पाउडर की गैस बनाएंगे, गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में भरेंगे, भरने के बाद दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में करंट को फ्लो करवा देंगे। जैसे करंट फ्लो करेंगे, ये जो भी मटेरियल वो आदमी लेके आया था उसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करेंगे, उसके एटम्स को एनर्जी मिलेगी, चमकेंगे, लाइट बाहर निकालेंगे और वो लाइट को हम क्या करेंगे, स्पेक्ट्रोमीटर में डाल देंगे। अब हमने देखा कि स्पेक्ट्रोमीटर में हमको पूरा बैकग्राउंड ब्लैक है, इस वाली जगह पर येलो कलर की लाइट मिल रही है। कहां पर? जहां पर सोडियम वेपर की येलो कलर की लाइट मिलती थी, सेम उसी जगह पर येलो कलर की लाइट आ रही है और उसके ऊपर वेवलेंथ हमने अपनी लिस्ट जो बनाई थी उस लिस्ट से मैच किया कि ये वाला कलर और ये वाली वेवलेंथ किससे मिलती है। तो ये वाला कलर और ये वाली वेवलेंथ किससे मिलती है? सोडियम से। हमने बता दिया कि भाई साहब आपके चूर्ण में क्या चीज है? सोडियम है। ठीक है, ये हमारा तरीका हो गया कि कोई कुछ भी लेके आ जाए हम बता देंगे कि इसमें क्या है, पर स्पेक्ट्रोग्राफी करनी पड़ेगी उसको हमको। एक दूसरा और उसमें क्या है, हमने देखा कि उसके एक येलो लाइट यहां मिलती है, एक लाइट यहां मिलती है, उसके थोड़ा दूरी पर ये लाइट क्यों आ गई? तो हमने चेक किया कि ये कलर और ये वेवलेंथ की लाइट कौन सा एटम देता था। अब नाइट्रोजन देता था या कोई भी, मान लीजिए आप कि इस कलर की लाइट और ये वाली वेवलेंथ हमने लिस्ट में मिलाया कि कहां से आता था। कलर देखा, वेवलेंथ देखी और हमने पाया कि ये सारा कुछ कहां से आ रहा था? क्लोरीन वाले से आ रहा था। क्लोरीन में ये चीज मिलती थी हमको, तो हमने डिसाइड कर दिया कि इस चूर्ण के भीतर और क्या चीज है, क्लोरीन भी है। इसका मतलब आपका चूर्ण NaCl का चूर्ण है। ठीक है, समझ में आ गया? सोडियम भी है उसमें और क्लोरीन भी है। इसका मतलब ये जो आप पाउडर लाए हैं, ये पाउडर किस चीज का है? सोडियम क्लोराइड का पाउडर है। ये जो स्पेक्ट्रम, ये वाला जो स्पेक्ट्रम हमको मिलता है ना, इस स्पेक्ट्रम का हमने नाम रखा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम। क्यों एमिशन स्पेक्ट्रम? क्योंकि इसमें हम परमाणुओं को उत्तेजित करते हैं, वो बेचारे अपने अंदर से लाइट उत्सर्जित करते हैं और उसका हम स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं। तो परमाणुओं से जो लाइट एमिट होती है, उत्सर्जित होती है, उसका स्पेक्ट्रम हम जब बनाते हैं लाइट का, वो स्पेक्ट्रम बनता कैसा है? तो ब्लैक कलर का बैकग्राउंड रहता है उसका हमेशा, और उसमें थोड़ी थोड़ी दूर पर हमको, मतलब कहीं पर एक चमकीली, रंगीन, कलरफुल लाइट हमको मिलती है। इस प्रकार का स्पेक्ट्रम बोला जाता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। अब ये हमें बताइए, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? समझ आ गया? अब देखिए उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में हमने क्या लिखा हुआ है कि जब, बिल्कुल जो मैंने बताया सेम वही मैंने नोट कर दिया है कि जब किसी पदार्थ को गैसीय अवस्था में परिवर्तित करके उसे विसर्जन नलिका यानी कि डिस्चार्ज ट्यूब में भरकर उसमें वैद्युत विसर्जन किया जाता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया जाता है, करंट फ्लो करवाई जाती है, तो उसके परमाणु उत्तेजित हो जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं एनर्जी मिलने की वजह से, तथा चमकने लगते हैं। चमकने लगते हैं का मतलब प्रकाश उत्सर्जित करने लगते हैं। इस प्रकाश को स्पेक्ट्रोमीटर में डालने से, जब ये लाइट जो चमक रहे हैं एटम, इसको हम स्पेक्ट्रोमीटर में डालते हैं तो हमें काले रंग की पृष्ठभूमि पर, पृष्ठभूमि मतलब बैकग्राउंड, स्क्रीन में व्हाइट लाइट तो डाली नहीं है आपने, तो काले रंग की पृष्ठभूमि पर कुछ रंगीन चमकीली रेखाएं दिखाई देती हैं। रंगीन मतलब कलरफुल, कोई येलो दिखेगी, कोई आपको ब्लू दिखेगी, कोई आपको
रेड दिखेगी इस तरीके से। तो रंगीन और चमकीली रेखाएं दिखाई देती हैं। इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को परमाणु का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अब बताएं, क्या उत्सर्जन स्पेक्ट्रम आपको समझ आ गया पूरी तरीके से? ठीक। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अवशोषण स्पेक्ट्रम दूसरा एटम का होता है। ये स्पेक्ट्रम कैसा होगा, इसको भी थोड़ा अच्छे से समझिए जरा। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम तो बनाना आ गया, ठीक है। अब अवशोषण स्पेक्ट्रम बड़ा इजी। अगर आपको एमिशन स्पेक्ट्रम बनाना आ गया है तो अवशोषण स्पेक्ट्रम में बहुत आसान है। कैसे बहुत आसान है? इसमें आपको करना यह है कि ये विसर्जन नलिका है। अगर हमको हाइड्रोजन का, सोडियम का, क्लोरीन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, किसी का भी अवशोषण स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है, क्रियाएं तो पूरी वही करोगे आप जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में किया है। गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करिए, फिर का डिस्चार्ज ट्यूब में भरिए। डिस्चार्ज ट्यूब में भरने के बाद उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करिए, वो चमक के लाइट निकालेंगे और उस लाइट को कहाँ डालिए? स्पेक्ट्रोमीटर में। स्पेक्ट्रोमीटर में डाले, आपने क्या दिखा? आपको सोडियम है तो एक जगह पर येलो कलर की लाइट दिखेगी, बाकी पूरा बैकग्राउंड कैसा रहेगा? ब्लैक या रंगीन? ब्लैक रहेगा। केवल वो लाइन कलरफुल आपको मिलेगी। अब हमने थोड़ा सा इसमें ना परिवर्तन कर दिया। परिवर्तन क्या कर दिया? अब देखिए ध्यान से, ये स्पेक्ट्रोमीटर है, स्क्रीन उसकी, यहां डिस्चार्ज ट्यूब लगी हुई है, इससे लाइट जो निकलते हैं इसमें डालते हैं, स्क्रीन में हमको सब कुछ दिख रहा है। अब हमने क्या किया, आपसे बोला कि ये हम ऐसे करे हुए हैं, ये हम ऐसे पकड़े हैं, आप पीछे से आइए और यहां पीछे से इधर से व्हाइट लाइट डाल दीजिए इस पे। ये सब हो रहा है, होने दीजिए इसको, और यहां पीछे से क्या कर दीजिए? व्हाइट लाइट आप इस पे डाल दीजिए। अब क्या होगा? मतलब इसको हमने हटाया नहीं, इसको हमने हटाया नहीं, इसको लगाए ही है। साथ में हमने क्या कर दिया? व्हाइट लाइट पीछे से डलवा दिया। तो इससे इसके एटॉमिक साइड जो है, अंदर जो गैस भरी है, उनसे लाइट निकल ही रही है। उस लाइट का स्पेक्ट्रम हमको स्पेक्ट्रोमीटर में मिल ही रहा था। अब इसी के पीछे से हमने यहां से व्हाइट लाइट जलवा दी, व्हाइट लाइट इस पे डाल दी। अब हम देखकर हैरान रह गए। क्या देखकर हैरान रह गए? अब पीछे से कौन सी लाइट आ गई है स्पेक्ट्रोमीटर में? व्हाइट। व्हाइट लाइट पड़ते ही सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। उल्टा पुल्टा कैसा हो गया? जब तक व्हाइट लाइट नहीं डाली थी, केवल डिस्चार्ज ट्यूब से निकलने वाली लाइट जाती थी अंदर, तो बैकग्राउंड कैसा था? ब्लैक। केवल एक जगह पर ब्राइट लाइट हमको मिलती थी, कलरफुल लाइट हमको मिलती थी। याद रहेगा आपको? इसको लगा रहने दिया और पीछे से व्हाइट लाइट हमने डाल दिया इस पे। जैसे ही व्हाइट लाइट डाल दिया, सब उलट पुलट हो गया। उलट पुलट हो गया मतलब बैकग्राउंड जो पहले ब्लैक कलर का था, अब पूरा का पूरा बैकग्राउंड रंगीन हो गया। बिल्कुल वायलेट से लेकर के रेड तक सारे कलर उसमें दिख गए। केवल उस एक जगह पर जहां पर इसकी वाली लाइट आ रही थी येलो कलर की, सोडियम की, अगर सोडियम भरा है तो उस जगह पर केवल हमको एक ब्लैक लाइन दिखती है। मतलब उससे पहले तक जब तक व्हाइट लाइट नहीं डाला था तब तक बैकग्राउंड ब्लैक था, उस एक जगह पर रंगीन और चमकदार लाइन दिखती थी। पीछे से ये सब हो ही रहा था, पीछे से व्हाइट लाइट भी हमने साथ में डलवा दिया उस पे। व्हाइट लाइट डालने से अब पूरा बैकग्राउंड कैसा हो गया? रंगीन और चमकदार। केवल उस एक जगह पर हमको क्या मिलने लगी? ब्लैक लाइन मिलने लगी। ब्लैक लाइन का मतलब नो लाइट। ब्लैक मतलब क्या? लाइट नहीं है वहां पर। तो जहां पर पहले लाइट पहुंच रही थी सोडियम की, अब वहां पर लाइट का पहुंचना ही बंद हो गया। बाकी पूरी स्क्रीन कलरफुल हो गई आपकी। समझ रहे हैं? ऐसे ही और किसी के साथ आप करिए। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बनाइए, तो हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम आप बनाएंगे। हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कैसा दिखेगा बताओ आपको? पूरा बैकग्राउंड कैसा होगा? ब्लैक कलर का। एक जगह पर केवल आपको रंगीन चमकदार लाइन दिखेगी, लाइट दिखेगी आपको। अब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बन रहा था, बड़े खुश थे हम लोग। पीछे से कोई आया, टॉर्च लगा दिया उसने व्हाइट कलर की, व्हाइट लाइट डाल दिया। जैसे ही व्हाइट लाइट डाला, पूरा स्पेक्ट्रोमीटर का सिस्टम ही बदल गया।
पूरा स्पेक्ट्रोमीटर अब कैसा हो गया, रंगीन। और जहां पर हाइड्रोजन वाली लाइन आ रही थी वो लाइन ही ब्लैक हो गई। उस लाइन ब्लैक होने का मतलब वहां पर लाइट का पहुंचना अब बंद ही हो गया। हम क्या सोचते थे, हम ये सोचते थे कि अगर हमने डिस्चार्ज ट्यूब में सोडियम भरा है, ये येलो कलर की लाइट यहां पर दे रहा है, पीछे से जब व्हाइट लाइट डालेंगे तो व्हाइट लाइट में भी कौन सा कलर आएगा, येलो आएगा। तो सोडियम वाला येलो और पीछे से आने वाली व्हाइट लाइट वाला येलो, दोनों येलो मिलके क्या हो जाएंगे, डबल येलो हो जाएंगे। हमने सोचा कि इसका येलो कलर जो चमकेगा और ज्यादा चमकदार होगा, लेकिन हम ये देखकर हैरान रह गए कि जहां पर सोडियम का येलो कलर आता था अपना तो उसने दिया ही नहीं, और जो पीछे से व्हाइट लाइट आ रही है उसका भी येलो नहीं पहुंचने दिया उसने। तो फिर येलो गया कहां, व्हाइट लाइट का कहां चला गया। व्हाइट लाइट में सारे कलर है, वॉयलेट से लेकर रेड तक, अपना ना दे तो ना दे, व्हाइट लाइट वाले का तो येलो पहुंचने दे, लेकिन नहीं पहुंचने दिया उसने। तो अब हमें देखकर हैरान रह गए कि गया कहां येलो, न सोडियम का येलो पहुंचा और पीछे से जो हम व्हाइट लाइट भेज रहे हैं इस पे उसका तक येलो गायब हो गया। तो कहां चला गया, तो उसका एक नियम बनाया गया कि जरूर सोडियम ने क्या किया होगा, जरूर सोडियम ने यह किया होगा कि पीछे से व्हाइट लाइट आई, उसमें से जो येलो कलर रहा होगा इस सोडियम ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषित कर लिया। और जब अवशोषित कर लिया तो उसने उसको आगे बढ़ने ही नहीं दिया, आगे बढ़ने ही नहीं दिया। इसीलिए उस जगह पर हमको कुछ लाइट नहीं पहुंची, और लाइट नहीं पहुंची मतलब उस जगह पर हमको कैसी लाइन दिख रही है, ब्लैक लाइन दिख रही है। पीछे से लाइट बंद करवा दिया, जैसे ही लाइट बंद करवा दिया पूरा बैकग्राउंड ब्लैक, इस जगह पर येलो लाइट। पीछे से व्हाइट लाइट डलवा दिया, पूरा बैकग्राउंड कलरफुल, इस जगह पर ब्लैक लाइन। ये चीज होती थी। मतलब कोई भी मटेरियल उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में जिस रंग की और जिस वेवलेंथ की लाइट उत्सर्जित करता है, अवशोषण स्पेक्ट्रम में पीछे से व्हाइट लाइट डालने पर उसी रंग की लाइट और उसी वेवलेंथ की लाइट को क्या कर देता है, अवशोषित कर जाता है, खा जाता है उसको। खुद उसको एक्साइट करोगे तो क्या करेगा, उस कलर की लाइट देगा आपको, उस वेवलेंथ की लाइट देगा, बाकी कहीं कुछ नहीं देगा। लेकिन जब व्हाइट लाइट पीछे से डाल दोगे तो ये सब कुछ चले जाने देगा, केवल जो ये उत्सर्जन के समय लाइट निकाल रहा था वो वाली लाइट उसकी भी क्या कर डालेगा, उसको भी खा जाएगा, ये उसको भी खा जाएगा, मतलब अवशोषित कर जाएगा। तो ये जो स्पेक्ट्रम मिला, इस स्पेक्ट्रम का हमने नाम क्या रखा, अवशोषण स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो अवशोषण स्पेक्ट्रम की पहचान क्या है बताइए। अवशोषण स्पेक्ट्रम की पहचान ये है कि उसका बैकग्राउंड कैसा होगा, रंगीन, कलरफुल, सारे कलर उसमें आएंगे। केवल एक जगह पर क्या मिलेगी आपको, ब्लैक लाइन मिलेगी। ब्लैक लाइन मतलब वहां लाइट पहुंची ही नहीं। क्यों नहीं पहुंची, अब आप तरीका भी समझ रहे हैं, क्योंकि बीच में उस मटेरियल आ गया ना बीच में, तो वो बीच में मटेरियल ने वो वाली तरंग दैर्ध्य वाली जो लाइट रही होगी व्हाइट लाइट में से, क्योंकि व्हाइट लाइट में बहुत सारे वेवलेंथ हैं, व्हाइट लाइट में बहुत सारे कलर हैं, उसने पर्टिकुलर उस वाली वेवलेंथ को ही क्या कर लिया होगा, अवशोषित कर लिया होगा, उसको स्पेक्ट्रोमीटर तक नहीं पहुंचने दिया, इसलिए वो जगह खाली रह गई। अब खाली रह गई तो ब्लैक लाइन दिख गई, लाइट नहीं मिली हमको। इसको हमने बोला अवशोषण स्पेक्ट्रम। अब बताएं क्या अवशोषण स्पेक्ट्रम समझ आ गया आपको। तो ये बताइए, अगर आपसे कोई पूछता है दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, देन व्हाट विल यू से, क्या बताएंगे आप जवाब, डिफरेंस क्या है दोनों में। सुनिए, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का बैकग्राउंड पूरा ब्लैक, केवल एक जगह पर रंगीन और चमकदार लाइन। अवशोषण स्पेक्ट्रम में बैकग्राउंड पूरा रंगीन, एक जगह पर ब्लैक लाइन। ये दोनों का बहुत बड़ा डिफरेंस है। और देखिए अवशोषण स्पेक्ट्रम में फिर हमने डिफाइन किया इसको कि यदि किसी पदार्थ का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, देखो ध्यान से सुनो, यदि किसी पदार्थ का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम श्वेत प्रकाश की उपस्थिति में प्राप्त किया जाता है, मतलब पीछे से व्हाइट लाइट आ रही है, बीच में हमने ट्यूब डाल दी उसी में, अगर ट्यूब हटा लेंगे, अगर ये ट्यूब यहां से हटा देंगे हम,
पीछे से व्हाइट लाइट इस पे पड़ रही है, ये ट्यूब यहां से हटा लिया, कैसा ये मिलेगा आपको? व्हाइट लाइट आ रही है स्पेक्ट्रोमीटर में, ये ट्यूब बीच में कुछ भी नहीं है, तो यहां पर कैसा स्पेक्ट्रम मिलेगा आपको? रंगीन, कोई ब्लैक लाइन होगी? नो, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, बिल्कुल वायलेट से रेड तक कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, संतत। और ये ट्यूब लाके मेटल भर के इसको जैसे ही बीच में लगाएंगे, अब कैसा मिलेगा आपको? पूरा बैकग्राउंड रंगीन, कलरफुल, लेकिन एक जगह पर। अब आपको समझ आया? तो अगर हम किसी पदार्थ का कौन सा स्पेक्ट्रम, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम ही बनाएं, लेकिन किसकी उपस्थिति में बनाएं? श्वेत प्रकाश को पीछे से हम रखेंगे, प्राप्त किया जाता है तो हमें चमकदार तथा रंगीन पृष्ठभूमि। अब देखिए पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि मतलब बैकग्राउंड। अब जो बैकग्राउंड होगा वो चमकदार होगा, पूरा रंगीन भी होगा, पर कुछ काली रेखाएं दिखाई देती हैं, ब्लैक लाइंस आपको दिखाई देती हैं। ब्लैक लाइंस मतलब एब्सेंस ऑफ लाइट, एब्सेंस ऑफ लाइट, प्रकाश की अनुपस्थिति। जैसे आप कभी कभी अनुपस्थित होते हो तो दिखाई देती है। पदार्थ के इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को कौन सा स्पेक्ट्रम कहा जाता है? अवशोषण स्पेक्ट्रम। और अवशोषण क्यों कहा? क्योंकि उसने उस पर्टिकुलर वेवलेंथ और कलर की लाइट को क्या कर डाला है? अवशोषित कर लिया है, इसलिए जो स्पेक्ट्रम बना उसको हमने बोला अवशोषण स्पेक्ट्रम। और एक चीज और समझ में आती है हमको कि कोई भी मटेरियल किस वेवलेंथ और किस कलर को एब्जॉर्ब करेगा। किसी भी कलर को या किसी भी वेवलेंथ को जब चाहे एब्जॉर्ब कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में जिस कलर को वो अपने अंदर से निकालता है बाहर, अवशोषण स्पेक्ट्रम में व्हाइट लाइट में से केवल वही वाला कलर क्या करेगा? अवशोषित करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आज सोडियम ने येलो कलर अगर एब्जॉर्ब किया है तो 1 घंटे बाद एक्सपेरिमेंट करोगे तो ब्लू कलर एब्जॉर्ब करेगा नहीं। आप जब जब जिंदगी में करोगे वो एक्सपेरिमेंट सोडियम के साथ में, वो येलो कलर वाली जगह पर ही ब्लैक लाइन देगा। तो कोई भी मटेरियल जितना जो कलर उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में उत्सर्जित करता है, अवशोषण स्पेक्ट्रम में व्हाइट लाइट में से वही वाला कलर अवशोषित करता है। कोई भी कलर एब्जॉर्ब करेगा ये नहीं होता उस पर। बड़ा ईमानदार है ये सब, समझ रहे हैं? ये इंसानों की तरह बेईमान नहीं है। इंसान बेईमान होता है, बहुत होता है कि नहीं होता? अच्छा होता है ना। आप चाहे जहां देखिए, आजकल बहुत जमाना बदल गया है, पर आप पढ़ते लिखते हैं, आप बड़े अच्छे इंसान बनिएगा बड़े होकर के, ठीक है? बुरा इंसान मत बनिएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, देखो ये हमने क्या सीखा अभी तक। इतनी पढ़ाई में हम केवल ये सीख पाए कि परमाणु का स्पेक्ट्रम कैसे बनाते हैं, स्पेक्ट्रम कहते किसको है, कितने तरह का स्पेक्ट्रम होता है और कैसे उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। ये बड़ी ही अच्छी चीज है और नॉर्मली ये चीजें ही लोगों को समझ में नहीं आती कि कैसे क्या किया जाता है। पर आई होप कि ये चीज अब आपको अच्छे से बिल्कुल क्लियर है। ओके, तो अब हम लोग तैयार हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ने के लिए। एक्चुअली कहीं पर मुझे जगह का नाम नहीं ध्यान है, एक फिजिक्स टीचर थे, उनका नाम था बामर, उनका नाम था बामर। स्कूल के फिजिक्स टीचर थे वो, उनका नाम था बामर। उन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन गैस को लेकर उसका स्पेक्ट्रम बनाया और हाइड्रोजन गैस को लेकर उसका जो स्पेक्ट्रम उन्होंने बनाया वो स्पेक्ट्रम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम बनाया। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कैसे बनाइएगा? डिस्चार्ज ट्यूब लाए होंगे, हाइड्रोजन गैस भरी होगी और इसके दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में क्या किया गया होगा? इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी गई होगी, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करा दिया गया होगा, हाइड्रोजन के एटम्स को एक्साइट कर दिया गया होगा। जैसे उन्होंने ये कराया, स्पेक्ट्रोमीटर में उनको लाइन दिखना शुरू हो गई, उनको लाइनें दिखी और जो लाइन उन्होंने देखी उस समय जबकि टेक्नोलॉजी इतने अपने चरम पर नहीं रही होगी, और उन्होंने लाइट कौन सी डाली थी? हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पूरा स्पेक्ट्रम है, आपने पढ़ा हुआ है, गामा, एक्स, यू, वी, आई, एम, आर। व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स गामा रेडिएशन। आपने विद्युत चुंबकीय तरंगों के लेसन में पढ़ा है, सब पूरा स्पेक्ट्रम पूरा लिख के मैंने आपको बताया था। तो गामा रेडिएशन,
एक्स रेस, एक्स किरणें, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, पराबैंगनी विकिरण, विजिबल लाइट, दृश्य विकिरण। ये वो वाली लाइट है जिस लाइट की उपस्थिति में हम चीजों को देखते हैं। ना तो ये ऊपर वाली लाइट्स हमको दिखती है रेडिएशन, और ना तो ये नीचे वाला रेडिएशन हमको दिखता है। नेचर ने हमारी आंखों को जो बनाया हुआ है वो केवल ये वाला रेडिएशन ही देखने के काबिल बनाया है। ऊपर वाला पार्ट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में होता है, पर वो हम देख नहीं पाते। आवर आईज आर नॉट एबल टू सी दिस पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये पार्ट भी हमारी आंखें नहीं देख पाती हैं, हम केवल ये लाइट देख पाते हैं। तो बामर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो इस लाइट के साथ में एक्सपेरिमेंट किया था, विजिबल लाइट, क्योंकि वो दिखता है हमको। तो उन्होंने स्पेक्ट्रोग्राफी उसकी की और हाइड्रोजन गैस का स्पेक्ट्रम बनाया उन्होंने। उस समय जब टेक्नोलॉजी, मैंने बोला, अपने चरम पर नहीं रही होगी, उस वक्त भी उन्होंने हाइड्रोजन के इस स्पेक्ट्रम में जब देखा तो उन्होंने क्या पाया, एक लाइन उनको दिखी इस जगह पर। लाइन जब दिखी, और क्योंकि ये स्पेक्ट्रम कौन सा था, उत्सर्जन, उन्होंने कौन सा स्पेक्ट्रम बनाया था, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम बनाया था। तो एक बैकग्राउंड कैसा रहा होगा, पूरा ब्लैक, केवल एक जगह पर लाइट चमकी होगी। वो लाइट का उन्होंने क्या किया, वेवलेंथ भी नोट कर लिया सॉरी, और उसका कलर भी नोट कर लिया अपना। लेकिन उन्होंने उसको और बारीकी से फिर अध्ययन किया, बहुत ज्यादा बारीकी से अध्ययन किया। तो पहले जब उन्होंने देखा तो उनको तो एक ही लाइन दिखी थी, बाद में उन्होंने देखा इस स्पेक्ट्रोमीटर में थोड़ी दूर चल के देखो तो एक लाइन और दिखती है, थोड़ी दूर और उन्होंने देखा चल के, एक लाइन और दिखी उनको, स्पेक्ट्रोमीटर में थोड़ी दूर और देखा, एक लाइन और दिखती है। इस तरह से उस समय जब टेक्नोलॉजी कम रही होगी, उस वक्त भी बामर ने कम से कम 20,000 रेखाएं देखी थी। 20,000, समझ रहे हैं? उस वक्त उन्होंने कम से कम इतनी लाइंस देख ली थी उस पे। और इन रेखाओं की एक स्पेशलिटी थी, क्योंकि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम था तो इसमें बैकग्राउंड तो पूरा ब्लैक कलर का था, बैकग्राउंड तो पूरा ब्लैक कलर का था, लेकिन उसमें जो लाइन दिखती थी वो चमकीली रेखाएं दिखती थी, वो लाइन ब्राइट लाइंस दिखती थी। अब ब्राइट लाइंस दिखती थी तो उन्होंने, क्योंकि स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का था, उन्होंने उसका नाम रख दिया। पहली लाइन जो दिखी उसका नाम H अल्फा रखा, अगली लाइन का नाम H बीटा, उससे अगली लाइन का नाम H गामा, H डेल्टा, ऐसे अपने उन्होंने नाम बना दिए कि हम ये नाम रखेंगे क्योंकि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है। और ये वो स्पेक्ट्रम मिला। इन लाइंस की विशेषता ये थी कि अगर आप स्पेक्ट्रम में एक तरफ से दूसरी तरफ जाते थे तो लाइन की स्पेशलिटी ये थी कि एक साइड से दूसरी साइड में जाने पर ये जो चमकदार लाइंस हमको दिखती थी, इन लाइंस की एक तो ब्राइटनेस कम होती जाती थी, ब्राइटनेस मीन्स चमक, उनकी एक तो चमक कम होते जाती थी। दूसरा, ये भी उनके बीच में एक स्पेशल चीज हमको दिखती थी कि ये जो गैप था हर दो लाइंस के बीच का, ये गैप भी उनके बीच का कम होता जाता था। शुरू में ये गैप ज्यादा था, जैसे एक 6563 एंगस्ट्रॉम पर मिली तो अगली 4861 एंगस्ट्रॉम पर मिली। तो एक साइड से दूसरी साइड जब स्पेक्ट्रम में हम जाते थे तो न सिर्फ इनकी चमक कम होती थी, लाइन पतली होती जाती थी, मतलब ब्राइटनेस घटती जाती थी, और न सिर्फ ब्राइटनेस ही कम होती थी बल्कि उनके बीच का जो गैप था ना वो भी कम होता जाता था। ये उन लाइंस की विशेषता थी। तो उन्हें एक लाइन नहीं मिली, उन्हें बहुत सारी लाइन मिली। हम ये कह सकते हैं कि लाइंस का पूरा एक सेट मिला उनको, एक आध लाइन नहीं मिली उनको। कितनी लाइन मिली? बहुत लाइंस मिली। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि लाइन का पूरा उनको क्या मिला? एक सेट मिला, पूरी एक श्रेणी मिली लाइन की। और ये जो स्पेक्ट्रम बना, इस स्पेक्ट्रम का नाम रखा गया बामर। इस सीरीज का नाम रखा गया क्योंकि एक लाइन मिली नहीं, लाइन की पूरी श्रेणी मिली उनको, इसका नाम रखा गया बामर सीरीज। तो बामर ने लाइट कौन सी यूज की थी? दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट। किसका स्पेक्ट्रम बनाया था? हाइड्रोजन का। कौन सा स्पेक्ट्रम? उत्सर्जन की अवशोषण, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम बनाया। उस समय कम से कम कितनी लाइंस दिखी उनको? 20,000 लाइन। लाइन की विशेषता क्या थी कि स्पेक्ट्रम में एक तरफ से दूसरी तरफ चलिए
तो उनकी चमक भी कम होते जाती थी और उनका बीच की दूरी, उनका बीच का जो गैप था वो भी कम होते जाता था। ये सारी चीज उन्होंने देखी। लेकिन हाइड्रोजन का सबसे जो डीपली स्टडी किया हुआ था वो बामर ने ही किया था। यही कुछ 1885 के आसपास का ये स्टडी रहा था उनका। तो इसको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहा गया और जो सीरीज उसमें लाइंस की मिली उस सीरीज का नाम रख दिया गया बामर सीरीज, क्योंकि उन्होंने इसके बारे में अध्ययन किया हुआ था। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में हमने कुछ बातें लिखी हुई हैं, पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है? आर यू रेडी? पढ़े? ओके, देख लीजिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है। देखो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का विधिवत अध्ययन बामर ने किया था, ठीक है? इस स्पेक्ट्रम में देखो क्या हुआ था। इस स्पेक्ट्रम में काली पृष्ठभूमि पर बहुत सी पृथक पृथक चमकीली रेखाएं होती हैं। अब बैकग्राउंड ब्लैक कलर का है, रेखाएं चमकीली हैं, तो यह अवशोषण तो नहीं हो सकता, यह उत्सर्जन स्पेक्ट्रम ही है। अब देखो, वैसे अगर मैं आपको ये चीजें ना बताता और हम डायरेक्ट कहां पर आ जाते, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे, तो अब ये बात आप समझ पाते? आप नहीं समझ पाते, है ना? इसलिए ये बहुत ज़रूरी था कि आपको ये समझाया जाए कि आखिरकार स्पेक्ट्रम होता क्या है और स्पेक्ट्रम में कितने तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं। ये बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। तो आप ये समझ लो, ये पूछा भी जा सकता है एग्जाम में, कोई भी आपसे पूछ सकता है, या किसी को आप बता सकते हो कुछ सजन स्पेक्ट्रम ऐसे बनता है, अवशोषण ऐसे बनता है, और इसकी ज़रूरत भी आगे पड़ रही है हमको। इन रेखाओं को एच अल्फा, एच बीटा, एच गोमा, एच डेल्टा, ऐसे उन्होंने अपने जो भी बनाए होंगे नाम रखे, कहते हैं। इनकी एक विशेषता यह है कि स्पेक्ट्रम के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाने पर रेखाओं की चमक तथा उनके बीच की दूरी नियमित रूप से मतलब रैंडमली चेंज नहीं होता था। ऐसा नहीं कि जब चाहे उतना हो जाए, ब्राइटनेस बढ़ जाए, जब चाहे ब्राइटनेस घट जाए, नहीं। एक नियमित रूप से हम देखते थे कि एक साइड से दूसरे साइड चलिए तो उनकी चमक भी कम हो रही है, उनके बीच की दूरी भी घट रही थी। इस प्रकार ये रेखाएं एक श्रेणी की सदस्य हैं, मतलब क्योंकि इनमें एक नियम लग रहा है। जैसे आप देखते हैं, आपने क्लास 11th में मैथ्स अगर ली है तो उसमें समांतर श्रेणी आपने पढ़ी, गुणोत्तर श्रेणी, तो एक नियम था ना उसका कि समांतर श्रेणी अगर है तो इसके बाद ये टर्म आएगा, इसके बाद ये आएगा, उसकी जगह दूसरा नहीं आ सकता। उसका अपना एक नियम था, उसका अपना एक रूल था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ये होगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में ये होगा, इसका एक रूल रहता है। ऐसे इन लाइंस का भी अपना क्या था, एक नियम था, एक रूल था। तो हमने बोल दिया कि ये जो रेखाएं हैं इनसे मिलकर के भी एक क्या बन रही है, श्रेणी, सीरीज बन रही है, जिसे बामर श्रेणी कहते हैं। समझ में आ गया? तो स्पेक्ट्रम किस चीज का है? हाइड्रोजन का। पर जो लाइंस मिली वो उनसे एक सीरीज बन रही थी पूरी नियमित रूप से। अगर ये नियम नहीं बनता तो हम उसको सीरीज भी नहीं कह सकते थे, पर क्योंकि नियमित लाइंस की चमक कम हो रही थी, दूरी घटते जा रही थी, इसलिए हम उसको सीरीज बोल सकते हैं, और उस सीरीज का नाम रखा गया बामर सीरीज। बामर ने 1885 में अथक परिश्रम के बाद यह ज्ञात किया कि बामर श्रेणी की किसी भी रेखा की तरंग दैर्ध्य, क्योंकि इन सभी लाइंस का क्या था, एक नियम था अपना। तो बामर ने बड़ी मेहनत करके, अब जैसे एक नियम होता है, हमने आपको बता दिया कि ये एक सीरीज है जो कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है। हमने समांतर श्रेणी की दो बातें आपको बता दी, पहला पद बता दिया और उसका सार्वंतर बता दिया। अब आपसे बोला कि हमको तो इसका 10वां पद बताइए, अब आप बता सकते हो, क्योंकि उसका क्या बना हुआ है, एक नियम बना है, एक रूल बना हुआ है, तो हम बता सकते हैं। अब यहां पर भी लाइंस का एक रूल बना हुआ था, नियमित रूप से सब हो रहा था। तो बामर ने भी बड़े परिश्रम के बाद एक सूत्र बनाया, उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया, और वो फॉर्मूला कसम से ऐसा फॉर्मूला था कि उस फॉर्मूले पे आप नंबर बदल बदल के रखते जाओ, इस लाइन की वेवलेंथ आ जाती थी। स्पेक्ट्रोमीटर में तो हम देख के जान पाते थे कि ये लाइन अगर यहां पर आ रही, इसकी वेवलेंथ इतनी है, ये लाइन थोड़ी दूर पर मिल रही, इसकी वेवलेंथ इतनी है, उसके बगल में लाइन मिल रही, उसकी वेवलेंथ इतनी है। तो स्पेक्ट्रोमीटर से भी हम देख सकते थे, उसमें हमको पढ़ना पड़ेगा, देख के हम जान जाते। लेकिन बामर ने बड़ी मेहनत करके ऐसा एक बढ़िया मैजिकल फॉर्मूला बना डाला कि उस फॉर्मूले से
आप किसी भी लाइन की वेवलेंथ निकाल सकते हो। उन्होंने बोला आपको अगर इसकी 1 2 3 4 फोर्थ लाइन की वेवलेंथ चाहिए, आप उस फॉर्मूले के पास जाइए, उसको कैलकुलेट करिए, आपको चौथी लाइन की वेवलेंथ 4102 एंगस्ट्रॉम मिल जाएगी। ऐसा उन्होंने फॉर्मूला बनाया। तो ये करना बड़ी मेहनत का काम रहा होगा उनके, इसलिए लिखा कि 1885 में अथक परिश्रम के बाद यह ज्ञात किया कि बावर श्रेणी की किसी भी रेखा की तरंग दैर्ध्य निम्न सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। समझ में आई बात? आपको नहीं समझ में आया? क्या फॉर्मूला था? अच्छा वो फॉर्मूला था 1/λ। देखो, क्या इन रेखाओं की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने का हमारे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है? है, स्पेक्ट्रोमीटर में लिखा तो है, पढ़ लो, दूसरा तरीका है। लेकिन अगर ये नियमित रूप से इनकी तीव्रता कम हो रही है और इन लाइंस के बीच में एक सीरीज ही बन चुकी है, तो सीरीज का भी तो अपना कोई फॉर्मूला होना चाहिए जिससे हम ये बता सके कि इसके अगली लाइन अगर चाहिए तो आप इस फॉर्मूले का यूज करो, इसकी वेवलेंथ आ जाएगी। अगर नियम से चल रहा है, अगर बीच में नियम बिगड़ेगा तो नहीं आएगा फिर तो उन्होंने ये फॉर्मूला बनाया 1/λ इज इक्वल टू r 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। और इस फॉर्मूले में उन्होंने बोला कि आप n की वैल्यू क्या लिखोगे? n क्योंकि अननोन नंबर है, n की वैल्यू लिखेंगे 3 4 5 6, ऐसे कहां तक लिखते जा सकते हो? अनंत रेखाएं मिल जाएंगी आपको, और हर एक की वेवलेंथ आपको इस सूत्र से मिल जाया करेगी। जैसे यहां पर r क्या चीज है? r है रिडबर्ग नियतांक, रिडबर्ग कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10⁷ पर मीटर, प्रति मीटर इसका मात्रक होता है रिडबर्ग नियतांक का। तो इस फॉर्मूले पे कैपिटल R की जगह क्या लिखोगे? 1.097 इंटू 10⁷ पर मीटर, रिडबर्ग कांस्टेंट। n की जगह पर क्या लिखना है? n की वैल्यू स्टार्ट कहां से करनी है? 3 से, और आगे कहां तक जा सकते हैं? इन्फिनिटी तक। तो बामर का ये कहना था कि अगर, ध्यान से सुनो, अगर आप n की जगह 3 लिख के इसको सॉल्व करो, लैम्डा की एक वैल्यू मिलेगी आपको। वो लैम्डा किसका आएगा? बहुत सारी रेखाएं हैं, असंख्य, इनमें से किसकी तरंग दैर्ध्य आएगी? तो आंसर है इनमें से पहली लाइन की तरंग दैर्ध्य आ जाएगी, H अल्फा लाइन की वेवलेंथ आ जाएगी, और सबसे बड़ी वेवलेंथ आएगी। H अल्फा लाइन की वेवलेंथ सबसे बड़ी वेवलेंथ है। इसके बाद आगे सारी वेवलेंथ धीरे क्या होते जा रही हैं? कम होते जा रही हैं। समझ रहे हैं? अगर आपको ये पता लगाना है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की दूसरी रेखा की तरंग दैर्ध्य कितनी होगी, दो तरीके हैं। या तो आप स्पेक्ट्रोग्राफी करो जाके, तो वहां ऊपर स्केल जो लिखा है उसमें पढ़ लोगे आप, या आप मत जाइए कहीं करने। ये फॉर्मूला आप अपने कॉपी पे लिखिए, R का मान लिखिए, n की जगह पर 4 लिखिए। n की जगह पर कितना लिख दीजिए? 4। जैसे ही 4 लिखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, लैम्डा का मान निकालेंगे, आपको वो वैल्यू मिल जाएगी। आपको स्पेक्ट्रोमीटर की जरूरत नहीं है। सेकेंड लाइन H बीटा लाइन की वेवलेंथ 4861 एंगस्ट्रॉम, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आपसे कोई बोलता है कि हमको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की तीसरी रेखा की तरंग दैर्ध्य चाहिए। स्पेक्ट्रम किस चीज का है? हाइड्रोजन का। श्रेणी कौन सी है? बामर श्रेणी। और उस बामर श्रेणी की हमको तीसरी लाइन की तरंग दैर्ध्य चाहिए। क्या करिए आप? n की जगह पर आप क्या लिख देंगे? 5 लिख दीजिए, सॉल्व करिए, आपको तीसरी रेखा की तरंग दैर्ध्य मिल जाएगी। कितनी मिलेगी वो आपको? 4340 एंगस्ट्रॉम के आसपास आ जाएगी वो वैल्यू। समझ में आया? नहीं समझ में आया? अब कोई आपको बोलता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की 10वीं रेखा की तरंग दैर्ध्य बताओ। अब आप क्या करोगे? या तो स्पेक्ट्रोग्राफी करो अगर आपके पास है तो, और या तो अब हम लोगों के पास नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। समझ में आया? और 10वीं रेखा के तरंग दैर्ध्य निकालने के लिए इसकी जगह पर क्या लिखा जाएगा? n की जगह कितना? 13 लिखना पड़ेगा। देखो 3 पहली के लिए लिखा है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिखना पड़ेगा आपको।
एन की जगह 12 लिखेंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की, देखो मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, शब्दों को गौर से सुनिए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की और 10वीं लाइन की वेवलेंथ आपको मिल जाएगी। और अगर चलते चलते आप एन की जगह इन्फिनिटी लिख दोगे, इन्फिनिटी, तो भी आपको वेवलेंथ मिलेगी। वो किसकी होगी? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की सबसे आखिरी जो लाइन होगी उसकी तरंग दैर्ध्य आपको मिल जाएगी। और सबसे लास्ट लाइन को बोलते हैं श्रेणी सीमा। क्या उसका नाम रखते हैं? श्रेणी सीमा कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां से श्रेणी की सीमा का अंत हो गया, सीरीज लिमिट कहा जाता है इसको। तो अगर आप n की जगह इन्फिनिटी लिख देंगे तो आपको श्रेणी सीमा की तरंग दैर्ध्य मिलेगी। और श्रेणी सीमा का क्या मतलब है? श्रेणी सीमा का मतलब है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की सबसे लास्ट लाइन की वेवलेंथ। समझ आ रहा है? और इसमें एक चीज याद रखिएगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की, फिर से बताइए अगर आप समझ गए हैं तो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी की बात कर रहे हैं? बामर श्रेणी। हो सकता है आपके मन में कहीं क्वेश्चन आ रहा हो कि बार बार कहा जा रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी, तो क्या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में और भी श्रेणियां हैं क्या? आंसर इज यस। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में और भी श्रेणियां हैं, केवल बामर सीरीज नहीं है, और भी सीरीज है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे। उन सीरीज को अभी हम स्टडी करते हैं, ठीक है? तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की, क्योंकि मुझे पता है कि बामर के अलावा और भी सीरीज बाद में देखी गई हैं। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी, देखो शब्दों में कैसा आपको घुमाया जा सकता है और आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप गलती कर ही देंगे। अगर हम आपसे कहेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की पहली रेखा की तरंग दैर्ध्य बताइए कितनी होगी, क्या करेंगे आप? सूत्र में n के स्थान पर क्या लिखेंगे? हाँ जी, 3। क्या आएगा इससे? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की सबसे पहली रेखा की तरंग दैर्ध्य। अब दूसरा सुनिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की सबसे बड़ी रेखा की तरंग दैर्ध्य बताइए। अब उसके लिए n की जगह क्या लिखोगे? 3 की इन्फिनिटी? सबसे बड़ी रेखा की तरंग दैर्ध्य चाहिए मुझे, तो 3 लिखोगे कि इन्फिनिटी लिखोगे? इन्फिनिटी 3 लिखोगे। वेरी गुड। कैसे? क्योंकि 3 लिखने से ही सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य मिलेगी आपको। समझ रहे हैं? अब बच्चे क्या करते हैं, उनको अगर ये क्लियर नहीं होता है तो उनको लगा सबसे बड़ी चाहिए तो n की जगह इन्फिनिटी लिखो, उनको ये लगता है। पर आपको याद रखना है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की जो पहली लाइन होती है उसकी तरंग दैर्ध्य ही सबसे ज्यादा होती है, वही बड़ी रेखा भी है उसकी। समझ आ गया? अब हमने आपको बोला हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की अंतिम रेखा की तरंग दैर्ध्य बताइए, क्या बताएंगे आप? n की जगह क्या लिखेंगे? इन्फिनिटी। तो कौन सी रेखा की तरंग दैर्ध्य आ जाएगी? अंतिम। दूसरा सुनिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की श्रेणी सीमा बताइए। श्रेणी सीमा, इसके लिए n की जगह क्या लिखोगे? इन्फिनिटी। समझ में आता है अब हमको? तीसरा सुनिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की सबसे छोटी रेखा की तरंग दैर्ध्य बताइए। n की जगह क्या लिखोगे? इन्फिनिटी। तो आखिरी रेखा, छोटी रेखा, श्रेणी सीमा, ये तीनों नाम इसके लिए हैं, h इन्फिनिटी के लिए। भूल तो नहीं जाएंगे आप लोग, याद रहेगा? तो क्या क्या नाम है आखिरी लाइन के? लास्ट लाइन, सबसे छोटी रेखा की तरंग दैर्ध्य और श्रेणी सीमा, ये तीनों एक ही लाइन का नाम है। और इन सबको निकालने के लिए इनकी जगह मुझे क्या लेना चाहिए? इन्फिनिटी लेना चाहिए। और सबसे बड़ी रेखा की तरंग दैर्ध्य, पहली रेखा की तरंग दैर्ध्य, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? n की जगह 3 लिखना चाहिए। समझ आ रहा है कुछ आपको? क्लियर है ना पूरा? ओके। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी आपको दिखाई गई है। देखो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी। अब थोड़ा और ध्यान से सुनिए जरा, ये किसने किया था? बामर ने। एक स्कूल के फिजिक्स टीचर थे, उन्होंने ये किया था,
ठीक है। अब जब दूसरे साइंटिस्ट ने ये देखा कि यार बामर ने तो इतना बड़ा काम करके दिखा दिया, ये तो बड़ा फेमस हो गया आदमी, तो उनको चैन नहीं पड़ी। उन्होंने सोचा यार हम भी को भी कुछ करना चाहिए, ये तो आदमी फेमस हुआ जा रहा है, स्कूल का फिजिक्स टीचर है और ये इतना फेमस हुआ जा रहा है। तो उन्होंने भी किया, लेकिन उन्होंने क्या किया, वायलेट लाइट का यूज नहीं किया उन्होंने, आई एम सॉरी, विजिबल लाइट, उन्होंने दृश्य प्रकाश का यूज नहीं किया। अपना कोई मेथड लगाया होगा और फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी उसकी, और विजिबल लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको और ज्यादा कर दिया। अगर फ्रीक्वेंसी आप बड़ी कर दोगे तो लाइट कौन सी बन जाएगी, अल्ट्रा वायलेट, पराबैंगनी। तो दूसरे साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किए, स्पेक्ट्रम में हाइड्रोजन का ही बनाया, लेकिन उन्होंने कौन सी वेव लेकर बनाया, कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों को लेकर बनाया, अल्ट्रा वायलेट, पराबैंगनी विकिरण को लेकर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए। पराबैंगनी लाइट को लेकर एक्सपेरिमेंट किया। कुछ लोगों ने इससे भी नीचे आए, इंफ्रारेड को लेकर अपना एक्सपेरिमेंट किया। भाई एक बार स्टार्टिंग हो गई, अब उसके बाद सीरीज की सीरीज बनना शुरू हो गई। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लाइमन। लाइमन ने पराबैंगनी विकिरण को लेकर के अपना एक्सपेरिमेंट किया होगा किसी मेथड से। उन्होंने भी देखा कि पराबैंगनी लाइट को लेकर जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, उसमें भी ऐसी ही सीरीज मिलती है, उसमें भी ऐसी ही सीरीज मिलती है। वो जो श्रेणी का नाम रखा गया, उसका नाम रखा गया लाइमन श्रेणी। क्या नाम रखा उसका, लाइमन श्रेणी। बड़ी मेहनत करके उन्होंने भाई उसके लिए फॉर्मूला बनाया, फॉर्मूला बना के उन्होंने भी फॉर्मूला दिया कि ये फॉर्मूला है। और लाइमन श्रेणी में जो असंख्य लाइन है, आप इनमें से किसी भी लाइन की अगर वेवलेंथ पाना चाहते हो, ये ले जाइए सूत्र, इसको यूज करिए, किसी भी लाइन की तरंग मिल जाएगी, जैसा बामर श्रेणी में हो रहा है। तो लाइमन ने कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया, अल्ट्रा वायलेट लाइट का यूज किया। उन्होंने, उनको भी स्पेक्ट्रोमीटर में क्या मिला, लाइंस की पूरी एक दो लाइन नहीं मिली, लाइंस की पूरा एक सेट मिला, उनको पूरी एक सीरीज मिली। उन्होंने उसका फॉर्मूला बनाया बाकायदे। इसके बाद और भी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी किए। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पाश्चन, एक साइंटिस्ट थे अगले ब्रैकेट, अगले साइंटिस्ट थे फुंड। तो इन लोगों ने कौन सी लाइट का यूज किया, इंफ्रारेड। कौन सी लाइट यूज की, इंफ्रारेड, और कम फ्रीक्वेंसी की लाइट यूज कर ली। उस लाइट का यूज करके, उस वेव को यूज करके भी उन्होंने सीरीज बनाई। तो पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड, इन तीनों लोगों ने कौन से रेडिएशन को यूज किया था, इंफ्रारेड को। और सब ने बताया कि हमें अलग अलग टाइप की सीरीज मिलती हैं। इंफ्रारेड पाश्चन ने भी यूज किया, ब्रैकेट ने भी, फुंड ने भी। पर पाश्चन को एक अलग सीरीज मिली, ब्रैकेट ने एक अलग सीरीज के बारे में बताया, और फुंड ने एक तीसरी सीरीज के बारे में बात की। तीनों ने उन सब के लिए फॉर्मूले बनाए कि जो हम बता रहे हैं, हमारी किसी भी लाइन की तरंगदैर्घ्य अगर आप निकालने जाओगे तो उसके लिए यह फॉर्मूला है। ब्रैकेट ने अलग फॉर्मूला बताया कि इस वाली सीरीज के अगर किसी भी लाइन की वेवलेंथ निकालने जाओगे तो उसके लिए यह फॉर्मूला ले जाइए। और फुंड ने अपना अलग फॉर्मूला बताया। तो उन्होंने क्या फॉर्मूले बताए, और ये याद रखिए, एक एक 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि लाइमन श्रेणी विद्युत चुंबकीय तरंगों के किस भाग में मिलती है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में मिलती है लाइमन श्रेणी। आंसर है पराबैंगनी भाग में मिलती है। बामर श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में मिलती है, दृश्य क्षेत्र में मिलती है। पाश्चन श्रेणी कहां मिलती है, अवरक्त भाग में मिलती है। ब्रैकेट अवरक्त भाग में मिलती है, फुंड अवरक्त भाग में मिलती है। ये तीन श्रेणी अवरक्त भाग में मिलती है। लाइमन पराबैंगनी में और बामर दृश्य क्षेत्र में मिलेगी। आपको समझ में आया? तो एक काम करते हैं, उन सीरीज को भी हम लिख देते हैं, उनका क्या फॉर्मूला है, उनकी किसी भी लाइन की वेवलेंथ को पाने के लिए आप क्या लिखा करोगे एन की जगह पर। ठीक है, इसको हम हटा दे रहे हैं। ओके, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि अगर हम स्पेक्ट्रम के दूसरे भागों में देखे जाके, अदृश्य भागों में, जो भाग हमें नहीं दिखाई देते हैं आंखों से, जैसे कि पराबैंगनी भाग है, अगर हम फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, और अगर हम विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी से, देखो विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी से बड़ी कर दोगे फ्रीक्वेंसी अगर, तो कौन सी लाइट आपको मिलेगी, अल्ट्रा वायलेट, पराबैंगनी। ठीक,
ये भी अदृश्य है, ये हमको नहीं दिखती हमारी आंखों से। अगर विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी वेव की थोड़ी कम कर दोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो अवरक्त भाग में आ जाएंगे इंफ्रारेड लाइट। तो ये पार्ट जो हमको हमारी आंखों से नहीं दिखते हैं, कोई मेथड लगा के अपना साइंटिस्ट लोगों ने इसमें भी स्पेक्ट्रम बनाया इनके, और उन्होंने इसमें भी देखा कि लाइंस मिलती हैं, जैसे बामर को मिली थी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। तो स्पेक्ट्रम के अदृश्य भाग में भी अन्य श्रेणियां प्राप्त की गई। कौन कौन सी श्रेणियां थी वो? जैसे लाइमन श्रेणी कहां प्राप्त की गई? पराबैंगनी भाग में। ये जोड़ी याद रखिए, कभी कभी मैंने बोला ना 1 मार्क क्वेश्चन इसका पूछा जाता है कि लाइमन श्रेणी स्पेक्ट्रम के किस भाग में मिलती है? पराबैंगनी भाग में। उसमें ऑप्शन रहेंगे, आपको चूज करना होगा करेक्ट ऑप्शन। तथा पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड, ये तीनों की श्रेणियां कहां पर मिलेंगी? अवरक्त भाग में इंफ्रारेड पार्ट में मिलेंगी, आपको प्राप्त हुई। इन विभिन्न श्रेणियों की रेखाओं की तरंग दैर्ध्य निम्न सूत्रों से प्रदर्शित की जा सकती है। अब क्या फॉर्मूले हैं, 1 बाय 1 हम आपको बताते जाएंगे, लिखते जाएंगे और आप समझते चलिए। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे कौन सी श्रेणी? लाइमन सीरीज। ठीक है, लाइमन सीरीज की किसी भी रेखा की तरंग दैर्ध्य अगर आपको निकालनी है तो उसके लिए वेवलेंथ का जो फॉर्मूला बना वो है 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 अपॉन 1 स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वेयर। ठीक है, और इस फॉर्मूले में अकॉर्डिंग टू लाइमन एन शुड बी 2, 3, 4, 5 अप टू इंफिनिटी। समझ में आया? तो ये लाइमन सीरीज की किसी भी रेखा की तरंग दैर्ध्य निकालने का फॉर्मूला है। समझ आ रहा है आपको? और इसके भी नियम वैसे ही चलेंगे जैसे बामर सीरीज में हमने बताए। अगर कोई बोलता है लाइमन सीरीज की सबसे बड़ी रेखा की तरंग दैर्ध्य निकालना है, एन की जगह क्या लिखें? 2। लाइमन श्रेणी की पहली रेखा की तरंग दैर्ध्य निकालना है, एन की जगह क्या लिखें? 2। लाइमन श्रेणी की सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य चाहिए इन्फिनिटी, एन की जगह पर। लाइमन श्रेणी की सबसे लास्ट लाइन की वेवलेंथ चाहिए इन्फिनिटी। लाइमन श्रेणी की श्रेणी सीमा चाहिए इन्फिनिटी। क्लियर है अब तो आपको? इसके बाद और ये कौन से पार्ट में मिलेगी स्पेक्ट्रम के आपको? अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट पार्ट। अल्ट्रा वायलेट मतलब पराबैंगनी भाग, याद रहेगा आपको? ओके, सेकंड नंबर देखिए। सेकंड लाइमन के बाद बामर हम लिख देते हैं। बामर एक्चुअली हम कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि श्रेणियां हम सब एक साथ लिख रहे हैं तो इसको भी मेंशन कर ही देते हैं साथ में। बामर सीरीज, बामर सीरीज की किसी भी लाइन की वेवलेंथ अगर आपको निकालनी है तो उसके लिए बामर ने क्या फॉर्मूला बताया है? आर 1 अपॉन 2 स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वेयर, where n starts from 3, 4, 5, 6 dot up to infinity. If anyone's told you that find out the wavelength of first line of Balmer series, then what will you do? क्या करेंगे अगर आप बामर सीरीज की पहली रेखा की तरंग दैर्ध्य चाहिए होगी तो? n की जगह 3, बड़ी तरंग दैर्ध्य चाहिए 3, छोटी तरंग दैर्ध्य चाहिए सबसे इन्फिनिटी, लास्ट लाइन की चाहिए इन्फिनिटी, सीरीज लिमिट चाहिए इन्फिनिटी, है ना? ये चीज आपको बहुत अच्छे से दिमाग में क्लियर रहना चाहिए। बामर सीरीज स्पेक्ट्रम के कौन से पार्ट में मिली? दृश्य भाग में, विजिबल रेडिएशन। ठीक है ना? ये बामर सीरीज हो गई। बामर के बाद तीसरी सीरीज पाश्चन सीरीज। पाश्चन सीरीज, पाश्चन सीरीज की किसी भी लाइन की अगर आपको वेवलेंथ चाहिए, देयर इज अ फॉर्मूला दैट इज 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर अंडर ब्रैकेट 1 अपॉन 3 स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वेयर। ये फॉर्मूला है। यहां पर n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अब तो मेरे ख्याल से आप समझ भी रहे होंगे धीरे धीरे क्या होनी चाहिए n की वैल्यू।
यहाँ 1 आया था तो n 2 से स्टार्ट किया गया था, यहाँ 2 आया तो 3 से स्टार्ट किया गया, अब वहाँ पर 3 आया तो n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 4 से, 4 5 6 7 अप टू इन्फिनिटी। इसमें भी वही चीज़ें रहेंगी, अब मैं नहीं बताऊंगा, आपको याद रहेगा। पाश्चन सीरीज स्पेक्ट्रम के किस भाग में मिलेगी बताओ, दृश्य भाग में, पराबैंगनी भाग में कि अवरक्त भाग में? अवरक्त भाग में। अवरक्त पार्ट को इंफ्रारेड कहते हैं, इंफ्रारेड पार्ट अवरक्त भाग में मिलेगी। 4th नंबर पे ब्रैकेट, ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज की किसी भी लाइन की वेवलेंथ के लिए आप फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे 1/λ इज इक्वल टू r 1/4 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, आई एम सॉरी। और इस पे बता दीजिए जल्दी से n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी। n की वैल्यू 5 6 7 8 डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। और ब्रैकेट सीरीज स्पेक्ट्रम के किस भाग में मिलेगी आपको, इंफ्रारेड। ये भी अवरक्त भाग में ही मिलेगी, इंफ्रारेड पार्ट पे आपको मिल जाएगी। 5th एंड लास्ट सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम फुंड। फुंड सीरीज मिली जिसमें किसी भी लाइन की अगर वेवलेंथ आपको चाहिए फुंड सीरीज की तो ये होगा r 1/5 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, वेयर n इज इक्वल टू 6 7 8 9 डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी। सॉरी, फुंड सीरीज कौन से पार्ट में मिलेगी स्पेक्ट्रम के, दिस इज अगेन इन इंफ्रारेड पार्ट। इस तरह से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में उस समय तो केवल बामर ने ही देखा था 20,000 लाइंस, लेकिन उसके बाद पूरी सीरीज बनती चली गई। अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग पार्ट में फिर उसके बनाए और सीरीज को देखा, पूरी लाइंस को देखा उन्होंने, और उनके ये सूत्र बने कि आप इनसे किसी भी लाइन की वेवलेंथ निकाल सकते हो जिसकी भी पूछी जाएगी आपसे। तो ये हो गई क्या, सीरीज के बारे में सारी चीज़ें। इसमें सिंबल आप समझ ही रहे हैं, और रिडबर्ग कांस्टेंट है, वैल्यू आपको पता ही है, इसलिए बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख ही चुके हैं एक बार तो। और n की वैल्यू भी बता दी गई है, आपको ये भी समझ में आ गया है कि किसके बड़ी तरंग दैर्ध्य किसको बोलेंगे, छोटी किसको बोलेंगे, श्रेणी सीमा क्या होगी, पहली कौन होगी, लास्ट कौन होगी, अब आप सब जान गए। ठीक है, तो ये सीरीज हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में आज स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट जो हमको टॉपिक इसमें स्टडी करना है वो है एक्चुअली क्या था, रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल बनाया था, रदरफोर्ड ने जो भी एटॉमिक मॉडल बनाया था, थोड़े दिनों के बाद इस एटॉमिक मॉडल में भी कमियां आना स्टार्ट हो गई। देखो साइंस कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। एटम के बारे में सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने बताया, थॉमसन ने। थॉमसन ने बताया कि एटम के भीतर, एटम एक सिंगल पार्टिकल नहीं है, इसके भी कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, मतलब ये भी कुछ दूसरे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। थॉमसन ने बताया कि एटम के भीतर पॉजिटिव चार्जेस होंगे, नेगेटिव चार्जेस होंगे, इक्वल नंबर। उन्होंने बताया कि सब एक दूसरे में ऐसा मिले जुले रहेंगे, पर उनके मॉडल में एक कमी बताई गई और वो मॉडल वो क्लियर नहीं कर पाए, तो उनका मॉडल क्या हो गया, उनका मॉडल कोई एग्जिस्टेंस में नहीं आया, यूज में नहीं रहा, उसको हमने नकार दिया। थॉमसन के ही स्टूडेंट थे रदरफोर्ड, ये रदरफोर्ड थे, ये थॉमसन के स्टूडेंट थे। इन्होंने अपनी थ्योरी आगे बढ़ाई, एक्सपेरिमेंट करवाए। एक्सपेरिमेंट किसकी मदद से करवाया रदरफोर्ड ने, गीगर और मार्सडेन की मदद से। इसमें सबसे अच्छा रोल किसने प्ले किया, मार्सडेन ने। खेल खेल में ही सही, लेकिन उसने बहुत कुछ कर दिया, पर पूरा का पूरा दारोमदार किसका था, रदरफोर्ड का।
रदरफोर्ड को उसने जब बताया तो उन्होंने पूरा एटॉमिक मॉडल तैयार कराया कि पॉजिटिव चार्जेस सेंटर पे रहेंगे और इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ये उसके चारों तरफ अपने अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाएंगे। ठीक है, हम उनकी बात मानते चले जा रहे थे, ठीक लग रहा था सारा कुछ। पर कुछ समय बीता, कुछ और जो बुद्धिमान लोग आए, उन्होंने और बातें सोची। भाई जब बातें सोची तो उन लोगों को रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में भी क्या दिखना स्टार्ट हो गई, कमियां दिखना शुरू हो गई। वो क्या कमियां थीं, उन्होंने कमियों को देखा और वो कमियां कैसे सुधारी गई। रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल बना दिया और कमियां जो थी वो रदरफोर्ड ठीक नहीं कर पाए। फिर जो लोगों ने बताया कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, अगर आप ये कह रहे हो तो फिर ये होना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो रहा है। अगर आप ये कह रहे हो तो ऐसा होना चाहिए, पर ये भी नहीं हो रहा है। तो दो कमियां उनके मॉडल में निकाली गई। वो दोनों कमियां रदरफोर्ड वगैरह से बोला गया कि आप इसको बताइए भाई कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं होता ऐसा, जबकि ये होना चाहिए। रदरफोर्ड उन कमियों को दूर नहीं कर पाए। रदरफोर्ड के ही एक स्टूडेंट थे नील्स बोर, उन्हीं के एक स्टूडेंट थे नील्स बोर। उन्होंने इस स्टडी को आगे बढ़ाया। अपने गुरुओं का मान देखो कैसे रखते चले जाते हैं सब। उन्होंने स्टडी खत्म कर दी, उनकी लाइफ खत्म हो गई। नील्स बोर आए सामने, जो कि रदरफोर्ड के ही स्टूडेंट थे। उन्होंने इस स्टडी को आगे बढ़ाया। तो नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल में जो कमियां रह गई थी, दो कमियां जो आई थी, नील्स बोहर ने उन कमियों को दूर किया। फिर तो नील्स बोहर ने अपना फिर कुछ पॉइंट बनाए, उन्होंने फिर अपनी बातें बताई कि ऐसा ऐसा होता है। और वो जो दो कमियां थी उन्होंने अपने पॉइंट, 3 पॉइंट बनाए। उन्होंने उन 3 पॉइंट्स के जरिए से दोनों कमियों को बाहर कर दिया, कमी बाहर हो गई। तो थॉमसन के मॉडल को किसने ठीक किया? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड की हेल्प किसने की? गीगर मार्सडेन ने। रदरफोर्ड के मॉडल में भी कमी आ गई, कितनी? 2। उन कमियों को दूर करने के लिए पोस्टुलेट बनाए किसने? नील्स बोहर ने। तो रदरफोर्ड, नील्स बोहर, ये सब एटॉमिक मॉडल नहीं बनाए, इन सब ने केवल सुधार किए हैं। एटॉमिक मॉडल तो शुरू में किसने बनाया? एटम का मॉडल तो शुरू में थॉमसन ने स्टार्ट किया। इन लोगों ने तो बस क्या करते जाए, जो कमियां आती गई उनको ठीक करते गए। तो इन्होंने मॉडल नहीं बनाया, इन्होंने सुधार करते चले गए। नील्स बोहर ने पोस्टुलेट बनाए, वो हमको पढ़ने क्या बताया, कमियों को कैसे दूर किया। फिर नील्स बोहर के एटॉमिक मॉडल में भी कमियां आने लगी। वो जो कमियां आई उनको दूर किसने किया? डी ब्रॉगली ने दूर किया फिर उनको। तो इस तरीके से देखिए कैसे जिंदगियां खत्म हो जाती हैं और साइंस कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते चली जाती है। अब इन सब चीज़ों को हम लोग स्टडी करेंगे, लेकिन अगली क्लास में। तो अगली क्लास में सबसे पहला काम क्या स्टडी करना? रदरफोर्ड के मॉडल में आई हुई कमियां। दूसरा, नील्स बोहर ने उन कमियों को कैसे दूर किया, ये हमारा मेन टारगेट रहेगा नेक्स्ट क्लास पे। तो आज फिजिक्स में इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। ओके, थैंक यू।